करें, चैप्टर 19 निकालें, पेज नंबर 388। पहली लाइन पढ़ें जी सवाल की, क्वेश्चन 32, पेज 388। सगीरा रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग एज अ, सुन रहे हो भाई? सगीरा रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर एट नॉलेज इंस्टीट्यूट विच इज नॉन प्रॉफिट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जी बताएं, अगर नॉन प्रॉफिट इदारे के अंदर फुल टाइम टीचर है तो इसको फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। एंड इज ड्यूली का क्या मतलब है? प्रॉपरली। एंड इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। KI इज एंटायरली ओन्ड एंड फंडेड बाय जिंगर लिमिटेड। ये जो हमारी कंपनी है जिसका नाम KI है, पेज 388 पे हूँ, हमारी कंपनी है जिसका नाम KI है, इसको ओन कौन कर रहा है? जिंगर लिमिटेड। ये भी ऑन कर दो। अच्छा ठीक है। कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, चलें ये बात खत्म होगी कि हमारा ओनर जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है। डिटेल्स ऑफ हिज, खामोश रहना, डिटेल्स ऑफ हिज मंथली रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2020 आर गिवन बिलो। स्टार्ट करें जी बेसिक सैलरी से। वर्किंग वन न्यूमेरिकल के फेस के लिए एक सफा छोड़ दें या 1.5 सफा छोड़ दें। वर्किंग वन स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम सैलरी। जी अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपया। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से। क्या जवाब आ गया जी? 24 लाख। आगे क्या गिवन है जी? मेडिकल अलाउंस। अच्छा यार, ये जो मेडिकल अलाउंस है ना, इसको थोड़ा आपने समझना है। मेडिकल अलाउंस को कैसे देखना है? यार ये मेडिकल अलाउंस भी आ रहा है 20,000 का, और नीचे हेल्थ इंश्योरेंस भी आ रही है। मेडिकल अलाउंस भी आ रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आ रही है। अच्छा ये हेल्थ इंश्योरेंस पता क्या होती है? हेल्थ इंश्योरेंस को आप हॉस्पिटलाइजेशन कहा करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस को आप हॉस्पिटलाइजेशन कहा करेंगे। पेज नंबर 388। मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय का करवाना चाहता है इलाज। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इलाज करवाना चाहता है। इधर बात जल्दी से समझनी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इलाज करवाना चाहता है। तो एक ही दफा उधर हो जाए और आगे। अच्छा अब इधर देखें ऊपर, जो लेट आए हैं पहले ऊपर देखें। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ना इलाज करवाना चाहता है। इसमें अब वो क्या करता है? एम्प्लॉयर जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को एम्प्लॉयर हर साल पे करता है प्रीमियम। क्या पे करता है जी? प्रीमियम। यानी जल्दी बैठो, एम्प्लॉय के इलाज की मद में उसकी इंश्योरेंस करवा देता है। इसका फायदा एम्प्लॉयर को यह होता है कि एम्प्लॉयर जब कभी एम्प्लॉय का इलाज करवाना पड़े तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को इलाज के पैसे देगी या एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को इलाज के पैसे देगा? एम्प्लॉयर अगर हॉस्पिटल को भी पैसे देगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी पैसे देगा, फिर एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को क्यों प्रीमियम पे करना है? तो इंश्योरेंस करवाने का मकसद क्या होता है कि फिर इंश्योरेंस कंपनी इस नुकसान को बर्दाश्त करेगी या एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा? और इस वक्त इधर देखते रहे, क्या कौन बर्दाश्त करेगा? अब इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसे देगी, ठीक है जी। इलाज का खर्चा अब फर्ज करें एम्प्लॉय के से कोई पेमेंट नहीं होगी, इसलिए एम्प्लॉय को मैंने साइड में रखा हुआ है। अब फर्ज करें इंश्योरेंस कंपनी ने एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे 40,000 रुपया दो, और इलाज करवाना पड़ा एम्प्लॉय का 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे बताएं, इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करेगी या एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा? इंश्योरेंस कंपनी के चाचे का पुत्र लगा हुआ है एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 दिए हैं और इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को 5 लाख दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी पागल है भाई? इंश्योरेंस कंपनी का तो बिजनेस ही ये होता है ना। असल में इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, कई एम्प्लॉयर से इस तरह 40-40 हजार ले लेती है, और बाद में जब किसी एक का एम्प्लॉय बीमार हो तो फिर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 5, 10 लाख, 8 लाख भी खर्चने को तैयार हो जाती है।
तो एक बार याद रखिएगा, इंश्योरेंस का बिजनेस इसी तरह होता है। और अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी को काफी लोगों से प्रीमियम मिला और सारे ही बीमार हो जाएं तो अखबार में खबर आती है इंश्योरेंस कंपनी डूब गई है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकी फिर। तो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस ये होता है कि 10 लोगों से, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, 10 लोगों से कहती है अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराओ, 9 के पैसे जेब में डाल लेती है और एक की बेचारी गाड़ी की जो चोरी हो जाती है उसको पैसे दे देती है। तो इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत रिस्की है। बहरहाल इस वक्त इंश्योरेंस के बिजनेस की हमें डिस्कशन नहीं करनी। कितनी पार्टीज हैं जी? 4 पार्टीज हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो आपको पता था, हॉस्पिटल जहां जाके इलाज करवाने एम्प्लॉय ने। और चौथी पार्टी कौन सी होगी जी? इंश्योरेंस कंपनी। जब कभी एम्प्लॉय क्या होगा? बीमार होगा, एम्प्लॉय जाएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके क्या करवा लेगा? इलाज। एम्प्लॉय तो हॉस्पिटल क्या करवाने जाएगा? इलाज करवाने जाएगा। कुछ एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को डायरेक्ट पैसे दे देते हैं, कुछ एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को डायरेक्ट पैसे दे देते हैं, हॉस्पिटल ये पकड़ 5 लाख रुपया। कुछ एम्प्लॉयर होते हैं कहते हैं नहीं, हॉस्पिटल को पैसे नहीं देने, मैं एम्प्लॉय के क्या करवा लेता हूं, तो वो फिर बजरिया इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करते हैं इस खर्चे को। चाहे एम्प्लॉयर बराह रास्त अस्पताल को पैसे दे, चाहे इंश्योरेंस करवाए एम्प्लॉय की, दोनों सूरतों में बताएं एम्प्लॉय का इलाज हो गया और एम्प्लॉयर ये दावा कर सकता है कि मैंने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवाई हुई है। और क्या दोनों सूरतों में, चाहे एम्प्लॉयर डायरेक्ट अस्पताल को पैसे दे इंश्योरेंस कंपनी को हायर किए बगैर, चाहे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी के बजरिया पैसे दे हॉस्पिटल को, दोनों सूरतों में क्या यह दावा किया जा सकता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इलाज कराने की सहूलत दी हुई है? तो ये हॉस्पिटलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप यहां मत लिखें, ये आप जाके लिखें सैलरी के चैप्टर के अंदर जहां पे वो ये बात लिखी हुई है। पेज नंबर कौन सा है और बता दें या कितना? और हाँ 103, गुड गुड 103। पेज 103। हमारी आज की बहस, हमारी आज की डिस्कशन क्या चल रही है कि ये जो लफ्ज लिखा हुआ था मेडिकल फैसिलिटी, ये फैसिलिटी देने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ तो करवाओ ना प्रॉपर्ली चेंज, आज आ जाओ, कल से प्रॉपर्ली चेंज करवाओ भाई, अब आगे आ जाए। चले नोट करें जी, पेज 103 पे कहीं नोट करें भी, कोई क्या है जल्दी, नॉट गिविंग यू मोर देन 1 मिनट। और एक ही दफा डिसाइड कर लें यार क्या करना है आपने, अगर इस तरह लेट क्लासेस में आया करना तो फिर तो फायदा नहीं होना। भाई आगे आ जाओ, एक ही दफा जगह बनवा दो, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्लास। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ मोहतरम, आप भी थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, सेकंड लास्ट रो में से भी इधर हो जाए। शुक्रिया भाई बहुत। चलें जी नोट करें, हॉस्पिटलाइजेशन। जो रात लेट आए हैं वो पहले सुन लें, फिर बेशक बाद में तस्वीर खींच लीजिएगा, बाकियों को नोट करने दें। हमने एक पढ़ा था एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय का इलाज करा देता है, लेट आने वाले सिर्फ ऊपर देखें, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इलाज करवा देता है। तो मैंने इनको ये बताया आपके पीछे से कि एम्प्लॉयर जरूरी नहीं एम्प्लॉय का इलाज डायरेक्ट अस्पताल को पैसे देके करवाए। एम्प्लॉयर कई दफा एम्प्लॉय का ऐसे भी इलाज करवा देता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस करवा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, फिर एम्प्लॉयर हर साल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करता है, फिर जब इलाज की जरूरत पड़ती है तो एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को पैसे देते हैं या इंश्योरेंस कंपनी इलाज का खर्चा बर्दाश्त करेगी। और मैंने कहा ये लॉजिक, ये पीछे ना सोचें कि आपने एम्प्लॉयर ने 40,000 दिए तो इंश्योरेंस कंपनी पागल है 5 लाख रुपए का इलाज करा के दे रही है, ये बात सोच छोड़ने पड़े। अच्छा, इसमें समटाइम्स ना पेपर में एक लिमिट भी गिवन हो सकती है, लिमिट, तो वो भी मैं लिख ही रहा हूं आज। फर्ज करें 8 लाख लिमिट है, इसका मतलब आप मुझे बता दें 8 लाख लिमिट है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा यार तू मुझे 40,000 जमा करा के तूने खरीद नहीं लिया कि तेरी इंश्योरेंस कंपनी सारी बन गई, तो एम्प्लॉयर तूने मुझे 40,000 जमा कराया है, 8 लाख तक तेरे एम्प्लॉय का इलाज हुआ, मैं बर्दाश्त करूंगा, बाकी फिर ऊपर का खर्चा कोई नहीं होता, वो छोड़े। 8 लाख तक का खर्चा कौन बर्दाश्त करने को तैयार है? लेकिन लकीली इंश्योरेंस कंपनी की किस्मत कि बेचारा एम्प्लॉय बीमार हुआ, खर्चा ही कितना हुआ? सिर्फ 5 लाख। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने वादा क्या किया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी ने कि कितने पैसे दे देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को देने कितने पड़े? 5 लाख। क्लियर? अच्छा, अब ना ये फिगर मैंने सवाल से उठाई है आपके समझाने के लिए, ये फिगर मैंने सवाल से उठाई है, ये फिगर मैंने एज्यूम की है, ये फिगर भी मैंने एज्यूम की है, लेकिन इंशाल्लाह ये वाली फिगर्स भी आने वाले दिनों में गिवन हुआ करेंगी। तो ये वाली फिगर्स आपको कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, इनका पता भी होना चाहिए, आने वाले दिनों में गिवन भी हुआ करेंगी। बहरहाल हमारे आज के सवाल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कौन सी सहूलत दी हुई है? हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल फैसिलिटी जिसे कहते हैं। क्लियर? सॉरी, सो दिस इज ओके, ये दिस इज पेज 103। अब मोहतरम आगे जाने से पहले इफ यू कम हेयर, तो पेपर में ना बड़ा कीनली, बड़ा गौर से आपने देख लेना है कि खाली मेडिकल अलाउंस है या मेडिकल अलाउंस के साथ फैसिलिटी भी है।
ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, इसको आपने हमेशा क्या समझा करना है, बोले हॉस्पिटलाइजेशन। पेज नंबर 388 है ना। अच्छा जी, तो आप बता दें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सगीर एंड इज बीवी बच्चे, कोई नहीं बीवी बच्चे भी कवर हो जाते हैं पॉलिसी में, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सहूलत नौकरी के माहदे में लिखी हुई थी या एम्प्लॉयर ने नौकरी के माहदे में बिना लिखे दे दी? नौकरी के माहदे में लिखी हुई थी। आ रहे हैं तो बोलें। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, KI इज पेइंग एनुअल 40,000 किसको? टू इंश्योरेंस कंपनी। एम्प्लॉयर खुद इलाज बर्दाश्त करेगा खर्चा या इंश्योरेंस कंपनी के जरिए बर्दाश्त करवाएगा? अच्छा, अब मैंने जो येलो में 2 लाइनें हाईलाइट की हैं, अगर आपके पास कोई हाईलाइटर हो हमेशा हाईलाइट कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस जरा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे बता दें इलाज की सहूलत भी है, यस। मेडिकल अलाउंस भी है, यस। तो सिनेरियो चौथा बनेगा या पांचवा बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं बन सकता। अब चौथे और पांचवे में देख लेते हैं कौन सा वाला है। चौथा कहता था खाली मेडिकल अलाउंस, नहीं, तीसरा कहता था खाली मेडिकल अलाउंस। चौथा कहता था मेडिकल अलाउंस भी ले लो तुम एम्प्लॉय, और फैसिलिटी भी ले लो जो मुआहदे में लिखी हुई है। फैसिलिटी भी अदर आ गया, फैसिलिटी भी ले लो जो मुआहदे में लिखी हुई है। आप बोले अलाउंस के साथ क्या करना है? फुली टैक्सेबल। फैसिलिटी के साथ पेज 103 की रोशनी में बहुत आगे जा चुकी बस लेट आने वालों, क्या बताएं, अब तो हम फिंजी पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस के साथ क्या डिसाइड हुआ यार? फुली टैक्सेबल। और फैसिलिटी एग्जेम्प्ट। मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल और हॉस्पिटलाइजेशन को हमने करना है जी एग्जेम्प्ट। ये टाइम पे आ जाएगा ना, इस तरह टैक्स लेने का फायदा कोई नहीं होगा। मैं वैसे आज एक ही दफा बता रहा हूँ, या ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए। मोहतरम आ जाए आप भी, ऐसे कोई फायदा नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे अपना नुकसान करे हो आप लोग, कोई फायदा है नहीं इसका। एफर्ट भी कर रहे हो, मेहनत करके आना भी पड़ रहा है, फायदा भी कोई नहीं होगा। अच्छा जी, तो व्हाट इज डिसाइडेड नाउ? मेडिकल अलाउंस इज टैक्सेबल एंड फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट। कोई जल्दी तो नहीं है ना, 1.5 दिन में मेडिकल खत्म हो जाए? ये तो नहीं ना कि आज ही खत्म करना है? ओके। वैसे कोई कमी हुई तो सैटरडे को टीचर ज्यादा पढ़ा दिया करेगा, 1.5 घंटा। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस को क्या करना है जी? टैक्सेबल करना है। 20,000 जरा लिमिटेशन नहीं होगी ना 1 घंटे 10 मिनट। 20,000 जरा 12 फुली टैक्सेबल 2,40,000। और भाई अब लेट आए हैं, ये लेट आने वालों के लिए ऑनलाइन वाला सिस्टम बना हुआ है कि घर बैठ के पढ़ लिया करें। हॉस्पिटलाइजेशन वैसे कैसे दी है उसने? एम्प्लॉयर ने हॉस्पिटलाइजेशन बराह रास्त दी है या इंश्योरेंस कंपनी के जरिए दी है? इंश्योरेंस कंपनी के जरिए दी है। हॉस्पिटलाइजेशन एग्जेम्प्ट। क्यों जी? बिकॉज एज पर, बिकॉज लिखना चाहिए मुझे, वरना आप लोगों ने फिक्रा गलत समझ रहे हैं। बिकॉज नहीं, एज पर कंडीशन ही, मतलब एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन क्या है जी? एग्जेम्प्ट है। जल्दी से बात समझें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। तो मोहतरम प्लीज, में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अलाउंस भी दिया हुआ है और सहूलत बजरिया इंश्योरेंस कंपनी दी हुई है, तो अलाउंस को टैक्स लगा दें और सहूलत को माफ कर दें। अच्छा यार, प्रोविडेंट फंड में ना एक मसला होता है कि सॉरी, फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन। यार ये जो फिक्रा है ना, ये जरा समझने वाला है। फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन, अगर पिछली बात अब आप नोट कर रहे हो ना, तो मेरी अगली बात सुना करें पहले, वो बीच में टाइम मिल जाता है नोट करने का, एंड पे तो सीरियस बंदा कह सकता है। फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन, ये फिक्रा समझने वाला है। ये ना हाउस रेंट अलाउंस नहीं है। जब भी लफ्ज आ जाए ना अकोमोडेशन, फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन, इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड किया हुआ है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर, उस घर को जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, उस घर का मार्केट में किराया कितना है जी? 80,000। अब अगर मैं आऊं इसकी तरफ, ऊपर नीचे जल्दी बताएं जी बिल्कुल ऊपर ही होगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम से तो काफी ऊपर होगा। पेज नंबर 91, अकोमोडेशन, पॉइंट 12, अकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया? इसी चला दो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया हुआ है? चलो मैं चला देता हूं।
नहीं अब रहने दो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया हुआ है जी? घर प्रोवाइड किया हुआ है। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। इसमें जनरल रूल होता है यार 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता। नोट फॉर स्टूडेंट्स, if amount that would have been paid by employer had no accommodation been provided is not given in exam, then we will compare 45% of basic salary with fair market rent of property. Can you tell me the fair market rent of property this accommodation? आप बताएं 45% of basic salary को कंपेयर किससे करने? लेकिन ये 80,000 से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मंथली है। 80,000 तो मंथली। आ जाओ दोनों आगे, ये फर्स्ट रो में भी जगह, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, दोनों आ जाओ एक ही दफा जी। हाउस रेंट अलाउंस दी हुई है या अकोमोडेशन दी हुई है? क्योंकि लफ्ज उसने अकोमोडेशन का लिखा हुआ है ना, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी। यार बेसिक सैलरी ऑलरेडी 12 महीने पे पड़ी हुई है, 1080,000,000, या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर ना दिया जाता। लेकिन वो पैसे वाली तो कोई बात की नहीं कि या पैसे ले लो या घर ले लो। याद है एग्जांपल, या पैसे ले लो या घर ले लो। तो इधर क्या दी हुई है? फेयर मार्केट किराया अकोमोडेशन का। तो जो नोट में आपको पढ़ा के आया हूं, फेयर मार्केट किराया कितना है जरा? 12 जी। व्हाट इज हायर? 1080,000,000। सवाल आता रहे जहन में, पूछते रहे। मतलब ऐसे फायदा कोई नहीं क्लासेस लेने का, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली के 15-20 मिनट अगर छोड़ोगे ना तो कहीं नहीं खड़े होगे, ना इधर के ना उधर के। सेकंड बुलेट देखिए, मशवरा वो है जो सही दिया जाए आपको। ऐसे ही आपको कोई उम्मीद दिला दी जाए, कोई नहीं यार मैनेज कर लोगे, साथ वाले से समझ लिया करो, इससे कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, पढ़ें प्रोविडेंट फंड। पूरे कैफ में मुझे याद पड़ता है, सिर्फ एक दिन में लेट हुआ था, वो मोटरसाइकिल का मसला हो गया था एक क्लास में। जिसने आने टाइम पे वो फिर डेली टाइम पे आता है। पढ़ें जी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कितने लोग कह रहे हैं, एक दो और बात की हमने रोने लग जाना है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, आओ चले चले बड़े हो गए आप 15,000 पर मंथ टू आ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितने लोग करते हैं? अच्छा यार एक बात याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन का लफ्ज जब आता है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉय रिटायर हो गया है और अकमुलेटेड बैलेंस के पैसे इसको मिल रहे हैं और घर लेके जा रहे हैं। 9,41,000 की फिगर याद है यार? ऐसी शक्लें बनाई हैं, इसे पता नहीं, हर चीज दिखानी पड़ती है, कुछ चीज सुनाने से भी गुजारा चला लिया गया। देखें, एक तो वो पैसे थे जो एम्प्लॉय डालता था और एम्प्लॉय डालता था हर महीने या हर साल। फिर एक वो पैसे थे जो रिटायरमेंट के टाइम पे बास्केट में से मिलते थे। इस पैसे का नाम होता था अकमुलेटेड बैलेंस। ये जो अकमुलेटेड बैलेंस रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, इसके लिए पेपर में अलग लफ्ज यूज होगा कि उसे पैसे रिटायरमेंट के वक्त रिसीव हुए। ये वो पैसे होते हैं 9,41,000। फिलहाल इसे रिटायरमेंट के वक्त पैसे रिसीव नहीं हो रहे, ये तो नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ पैसे जमा करवा रहे हैं। इनके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? कंट्रीब्यूशन। इनके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? और जब ये सारा कंट्रीब्यूशन एक बास्केट में इकट्ठा हो जाए और रिटायरमेंट का टाइम आ जाए तो इसके लिए क्या लफ्ज यूज होता है? अकमुलेटेड बैलेंस पेड टू एम्प्लॉय। अकमुलेटेड बैलेंस पेड टू एम्प्लॉय। तो ये 941 एम्प्लॉय को पे किया जाता है, और ये जो पैसे हैं ये एम्प्लॉय को पे नहीं किया जाता, ये बास्केट में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपनी तरफ से। ये कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉय को नहीं होती, ये सिर्फ रखे जा रहे हैं पैसे या रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहे हैं। ये वाले पैसे रखे जा रहे हैं और ये रिटायरमेंट के टाइम पे जरा देखते हैं रिटायर हो गया या अभी पैसे इसके लिए रखे जा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये पैसे अभी इसके लिए कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, अभी इसे दिए नहीं गए। ऑफ 15,000 पर मंथ टू अ इनइक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड बाय सगीर टू फंड। एम्प्लॉय ने भी 15,000 पर मंथ डाले बास्केट में अपने लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए, सॉरी अपनी दुनिया बनाने। एम्प्लॉय ने अपनी दुनिया बनाने के लिए भी 15,000 पे बास्केट में डाले, और एम्प्लॉयर ने भी एम्प्लॉय की दुनिया बनाने की कोशिश की और उसने भी एम्प्लॉय के लिए 15,000 पर मंथ बास्केट में डाले। तो हर महीने बास्केट में कितना पैसा डाल रहा है? 30,000। 15,000 एम्प्लॉय की तरफ से 15,000 एंड इक्वल अमाउंट वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो इंटरेस्ट सवाल में नहीं दिया हुआ तो अब हमने सवाल से तो नहीं लड़ाई करनी कि इंटरेस्ट किधर है, छोड़े पर नहीं दिया हुआ तो खत्म बात। तो ये ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। और ये ना इसको मैं ये कहूंगा कि इसकी नौकरी अभी रनिंग है, ये रिटायर नहीं हो गया। रिटायर हुआ होता तो काफी हैवी अमाउंट दी होती, तो अभी ये रनिंग नौकरी है इसकी। तो इसका ट्रीटमेंट जरा देख लेते हैं क्या है। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है,
तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर पेज नंबर 105 घर में इसी तरह खोल खोल के देख रहे थे ना, सब लेवल है आपका। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को तो इग्नोर करेंगे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट कर देंगे 1/10 ऑफ सैलरी और 1.5 लाख। और सैलरी में डियरनेस अलाउंस डालना नहीं भूलना, सैलरी में डियरनेस अलाउंस डालना नहीं भूलना। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अभी सवाल में देखूंगा क्या है। अच्छा चलें आगे आ जाएं, कह रहे होंगे बोलने भी नहीं देते। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट तो नहीं कह सकते, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन असल में इसमें पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी टैक्स हो गया है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लग रहा है आपका लेवल ऐसे जा रहा है न्यूमेरिकल्स में, पर रुक जाए, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पहले बताएं है कितना, 15,000 ज़रब 12, कितना? ये कौन सी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने इसके लिए बास्केट में रखी? इसमें से माफ कितनी होनी है? अप टू हायर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 1 लाख, हायर या लोअर? लोअर। तो लेस बोले एग्जेम्प्ट, हायर ऑफ लोअर ऑफ? लोअर ऑफ व्हाट व्हाट? 1/10 ऑफ 1 लाख, सॉरी 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी कितना आ गया? 2,40,000 या 1 लाख? गाय लोअर लोअर केड़ा केड़ा, लोअर लोअर छेती वेग, लोअर लोअर बोल रहे हाथों की यार, लोअर लोअर केड़ा केड़ा। ओ 15,000 नहीं 150 गाय, 150 गाय बाहर आए, गाय गुड 150,000। अच्छा जी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना? 1,80,000, माफ कितना? 150। क्लास में बैलेंस हुई है तो पीछे बैठा हुआ है वो, मैं परेशान हो गया था, तेरी बात कहां से आ गई। अच्छा जी, तो टैक्स लेवल कितना? 30,000। जो जहां बैठते ना वहीं बैठा करे, ऐसे अजीब सी क्लास लगती है फिर। क्लियर? दो भाई आखिर में बैठे हुए हैं, किसने बुलाने तो बुला लें, मर्जी आप लोगों की। अच्छा जी, मेरी तरफ से बेशक ना बुलाएं, बहुत लेट है वो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन छोड़े पर, ये तो एडिशनल है, इसको क्या करना, बस सवाल को टोटल करते हैं, सवाल खत्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन 1 जुलाई 2019, भाई वो ज्यादा जगह बनाई है उधर आपके लिए, इधर बस चली तो आपने गिर जाना है। ऑन 1 जुलाई 2019, यार 1 जुलाई। अच्छा अब ना प्लीज, अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम को ना अपने तरीके से लेके चले। अब वो जो बोंगियां मारते थे ना हम, अच्छा इधर ये हुआ इधर ये हुआ, अब ये इन चक्रों से बाहर निकल आए। अब आपने देखना ये चीज हमारे साल हो रही है या नहीं बस। ऑन 1 जुलाई 2009 सगीर भाई वॉज ग्रांटेड एन ऑप्शन, प्री रजिस्ट्रेशन मिली है, प्री रजिस्ट्रेशन मिली है, वॉज ग्रांटेड एन प्री रजिस्ट्रेशन बाय की है या शेयर बाय कर लिए हैं? यार बोला करें कराए में, क्या बाय कर लिए हैं? प्री रजिस्ट्रेशन। किस दिन? हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के पहले दिन। क्लियर? Sugir was granted an option to acquire 10,000 shares at a price of 105 per share. ये कॉस्ट ऑफ शेयर है, कॉस्ट ऑफ राइट है? नहीं यार, मैंने माना आपको कॉस्ट ऑफ राइट लग रही है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ राइट नहीं है। थोड़ा सा फिक्रा गौर से तो पढ़ा करें ना। सगीर, और नहीं पर शेयर भी कॉस्ट ऑफ राइट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सगीर वाज ग्रांटेड एन ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स एट 105 पर शेयर, टू एक्वायर शेयर्स एट 105 पर शेयर। और वैसे भी ना परेशान ना हो, आगे कॉस्ट ऑफ राइट अलग से दी हुई है, आगे कॉस्ट ऑफ राइट, राइट ऑप्शन एक ही चीज होती है, आगे कॉस्ट ऑफ राइट अलग से दी हुई है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी कि आपको पता ना चल रहा हो कि ये कॉस्ट ऑफ शेयर नहीं है, आगे जाके पता चल ही जाना था। और आगे जाके आपको पता है जैसे ही मरेंगे सब पता चल जाएगा कितनी पड़ी कितनी छोड़ी। ओके, ऑन 1 जुलाई 2019 सगीर वाज ग्रांटेड एन, जो फजर छोड़ गया, was granted an option to, उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा कवर में, was granted an option to acquire 10,000 shares in ZL at a price of 105 per share under an employee share scheme. ठीक है जी। सगीर bought the pre-registration on the same date. सगीर ने उसी दिन बाय कर ली, उसे ऑप्शन दी एम्प्लॉयर ने, उसने कहा मैं आज ही बाय करता हूँ ये ऑप्शन। जोजा बाय कर लो, देखी जाएगी सरताज, मेरी दराज में 1,75,000 पड़े हैं, ले जा, बाय पेइंग 1,75,000 टू एम्प्लॉयर। क्लियर जी? तो बोले जी व्हाट इज दिस, व्हाट इज 1,75,000 कॉस्ट ऑफ राइट एंड व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। अब देखते हैं यार, फिलहाल तो प्री रजिस्ट्रेशन बाय किया है, अभी शेयर नहीं खरीदे गाय, अभी शेयर नहीं खरीदे गाय, अभी शेयर नहीं खरीदे। यार ये ऑप्शन की फेयर वैल्यू दे दी है इसने,
ऑप्शन की फेयर वैल्यू दे दी है। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वाज 2 लाख, जब फेयर वैल्यू की सॉरी जब ऑप्शन ना राइट को कहते हैं, ऑप्शन प्री रजिस्ट्रेशन को कहते हैं, गाय ऑप्शन प्री रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। हर गाय मतवज्जे, कल तो 2 गाय बिक चुकी हैं, वो उर्दू वाली थी। अच्छा जी, पेज नंबर 94.1 94 पेज पे, द वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। वैल्यू से मुराद यहाँ फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। असल में ना पता है क्या, ये आपके पास ना प्री रजिस्ट्रेशन की कीमत है, लेकिन मैंने कहा था प्री रजिस्ट्रेशन की कीमत किसी काम की नहीं जब तक कि प्री रजिस्ट्रेशन बेच ना दें। ऐसे तो महंगी होगी पड़े पड़े, या प्री रजिस्ट्रेशन जमा करवा के शेयर ना खरीद लें, ना शेयर खरीदें। मैं खड़ा हूं इस फुल स्टॉप पे, आगे तो ना पड़े ना यार, फुल स्टॉप पे खड़ा हूं। ना शेयर खरीदे हैं, ना मैंने अभी प्री रजिस्ट्रेशन बेची है, तो ये 2 लाख हमेशा पेपर में इग्नोर करना है। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट मेरी मौजूद है अभी तक। मुझे बता दें प्री रजिस्ट्रेशन मैंने किस दिन बाय कर ली हुई है, 1 जुलाई 19 को। He exercised the option on 30 सितंबर 2019 when the fair value was 130। He exercised the option का क्या मतलब होता है? हाँ, परचेज शेयर। एक्सेलेंट। एक्सरसाइज ऑप्शन का क्या मतलब होता है? अच्छा, कंपनी का मालिक किस दिन बन गया? और यार बंदा लाले जुती थे पाले जुती, यार ये क्या बंदा है यार, 30 सितंबर को कंपनी का मालिक बना है, 1 जुलाई को तो इसको शेयर खरीदने का प्री रजिस्ट्रेशन मिली थी। कंपनी का मालिक किस दिन बना है? 30 सितंबर 19 को। तो 1 जुलाई 19 को मोहतरम क्या हुआ है और बता दें? सगीर बॉट द ऑप्शन, सगीर बॉट द ऑप्शन। और 30 सितंबर 19 को क्या हुआ है? सगीर एक्सरसाइज द। तो 2 इवेंट मैंने आपके सामने रख दिए, शादी वलीमा। क्या? नंबर 1 बॉट द ऑप्शन, नंबर 2 इवेंट एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब देखते हैं शेयर कौन कौन से हैं। दिखा दिखा के रखने वाले, छुपा छुपा के रखने वाले, दिखा दिखा के रखने वाले, छुपा छुपा के रखने वाले, ये शेयर्स मेरे पास आ गए हैं। किस दिन आए हैं? 30 सितंबर 2019 को। ये भी हमारा साल है। एज पर द स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स। स्कीम के मुताबिक ये शेयर्स बेच नहीं सकता, वो शेयर्स ही क्या जो बेच ना सकें। एज पर स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू इवन टच द शेयर्स बिफोर 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 तक शेयर्स को टच करना मना है। 31 दिसंबर 19 तक आप शेयर्स को बेच नहीं सकते। बता दें यार, सैलरी में 30 सितंबर 19 को कुछ डालूं या 31 दिसंबर 19 को डालूं? 31 दिसंबर 19 को डालूं। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दें 31 दिसंबर 19 को सैलरी में कुछ डालना है। और ये बता दें 31 दिसंबर 19 हमारे सवाल के साल में गिर रहा है। एक्सीलेंट, हमारे सवाल के साल में गिर रहा है क्योंकि हमारा साल 30-20 है। तो डू नथिंग ऑन 1 जुलाई 19 बिकॉज वी हैव जस्ट बॉट प्री रजिस्ट्रेशन। Do nothing on 30 September because we do have the shares, but we cannot even touch the shares. And on 31 December 2019, we can even touch and we can even show to the people the shares. सही नजर आ रहे हैं? Okay. तो 31 दिसंबर 19 को मोहतरम क्या हो गया? ये इनकम सैलरी चल रहा है, इनकम सैलरी चल रहा है, इनकम सैलरी की वर्किंग चल रही है। और इसके अंदर जो है वो इवेंट क्या हुआ है मोहतरम? एक्सरसाइज राइट नहीं बोलें, रिस्ट्रिक्शन रिलीज। रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है किसके ऊपर? शेयर बेचने के ऊपर। शेयर बेचने के ऊपर। अब आप बेच सकते हैं, लेकिन बेचे नहीं, अभी बेच सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जी? ना ऊपर हेडिंग नहीं देनी इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे ले गया हूं, मैं कोई वर्किंग नहीं कर रहा। मेरे पास जगह होती तो मैं इधर लिखता, लेकिन क्या करूं, दिल में है, यहाँ नहीं है जगह। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग ऊपर नहीं देनी, ऊपर दे दी हुई है रिस्ट्रिक्शन रिलीज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अब रुपीज इन थाउजेंड में नहीं करेंगे क्योंकि सवाल पहले हम रुपीज में चला रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट? 1,75,000। इसको ना मैं आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा, मैं थोड़ा सा इनर कॉलम में लिख के फिर डैश डाल के आउटर कॉलम में ले जाऊंगा। मैं इस तरह करूंगा 1,75,000। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर भाई? 105। 105 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। पहले ना क्वांटिटी लिखा करें, 10,000 ज़रब 105 जी, 10,50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू 31 दिसंबर 19 को यार देखनी पड़ेगी शेयर की प्राइस कितनी है। 31 दिसंबर 19 फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज रुपीस, आगे ना पड़े, वाज रुपीस 142। क्लियर जी? क्या आ गया? 14,000। याद है ये फॉर्मूला? मैंने ये फॉर्मूला मैं लिख दूंगा पेपर में ब्रैकेट में अपने समझने के लिए, कोई हर्ज नहीं है। 31 दिसंबर 19
मैंने ये फॉर्मूला यकम जुलाई को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तब मेरे पास सिर्फ क्या थी बोले, प्री रजिस्ट्रेशन या ऑप्शन। और मैंने ये फॉर्मूला 30 सितंबर को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थी शेयर्स पे। अब क्या रिलीज हो गई? फेयर मार्केट वैल्यू शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। यहाँ मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी लिखे बोंगी मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही दफा बोंगा यहाँ मार चुका हूँ। ओके 190, ये जो मेरा 195,000 है ना, ये एग्जैक्ट इस 30,000 के नीचे आ रहा है अगर मैं रिदम में चलूं तो। ये 195,000। और आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आप आए हुए हो इसलिए आज मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर आपने ये सारा नहीं करना तो आप पेपर में ये भी कर सकते हैं 10,000 इंटू 142 माइनस 10,000 इंटू 105 माइनस 1,75,000। बिल्कुल ये वाली इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, ये वाली इंग्लिश भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। इस तरह भी एग्जामिनर 100% मार्क्स देगा आपको, लेकिन हेडिंग जरूर देनी है रिस्ट्रिक्शन रिलीज की, वरना मार्क्स कटेंगे। बहरहाल मैं तो अपने पुराने पैटर्न पर आऊँ। और यार ये गड़बड़ तो नहीं है, टैक्स ईयर 2020 ही है ना, तो टैक्स ईयर 2020 न्यूमेरिकल के फेस पे तो मैं ये लिखूंगा ना, इसलिए कोई मसला नहीं। 31/12/19 टैक्स ईयर 2020 में ही गिर रहा है, तो इसलिए इसी साल के न्यूमेरिकल में ये सैलरी इनकम जानी चाहिए। क्लियर? चलें यार आगे। अच्छा यार एक चीज आपने नोट नहीं की, ये जो शेयर्स है ना, ये शेयर्स सगीर जहां नौकरी कर रहे हैं ना, नॉलेज इंस्टीट्यूट, इसके शेयर्स नहीं है भाई, याद रखिएगा। सगीर जहां नौकरी कर रहे हैं ना उसके शेयर्स नहीं है, शेयर्स किसी और के हैं। देख लें आए मैं तो ऊपर, KI इज ओन्ड बाय जिंगर लिमिटेड। KI का मालिक कौन है? नॉलेज इंस्टीट्यूट असल में कुछ नहीं था, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिंगर लिमिटेड, वो कंपनी थी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान। उस कंपनी ने KI बनाई है, नॉलेज इंस्टीट्यूट बनाया है। तो नॉलेज इंस्टीट्यूट ने अब अपने शेयर्स नहीं उसको दिए, क्योंकि नॉलेज इंस्टीट्यूट तो शायद एक नॉन प्रॉफिट इदारा टाइप है, तो नॉलेज इंस्टीट्यूट ने अपने शेयर नहीं दिए, बल्कि अपने अबू कंपनी के शेयर्स दिए, अपनी पेरेंट कंपनी के शेयर्स दिए हैं। तो मोहतरम मेरे पास शेयर किस कंपनी के पड़े हैं? लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अल्लाह भला करे, साथ वाले की किताब में लकीली चैप्टर 5 है, उस चैप्टर 5 के अंदर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं निकालेंगे आप, नहीं निकालेंगे। पेज 55 पे पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी इन हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हो वो कौन सी कंपनी बन जाती है? पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो वो पब्लिक कंपनी बन गई। और अगर बात को आपने छिक के रखना है, बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं लगानी, तो फिर धड़ाधड़ टॉप बारो बार आप जाए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में, अल्लाह करे मिल जाए मुझे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर, वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। तो इनकम कैपिटल गेन के चैप्टर में अगर हम जाए पेज नंबर 223 के ऊपर, तो पेज नंबर 223 के ऊपर हमें सिक्योरिटीज की डेफिनेशन मिलेगी। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के अंदर हमें मिलेगा पब्लिक कंपनी। तो सिक्योरिटीज की मोहतरम सेपरेट रेट अवेलेबल है। तो वैसे मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं, तो ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स मुझे पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिले हैं, यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स मिले हैं। तो मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स मिले हैं या प्राइवेट के? ही सोल्ड आधे शेयर्स। अगले इवेंट का नाम बताएं यार, सब छोड़ें, इवेंट्स के नाम बताएं। सगीर बॉट द ऑप्शन, इस दिन कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज द ऑप्शन, इस दिन कुछ नहीं करना। रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई, इस दिन करना है। और अगला इवेंट ही सोल्ड द। ये जो चार चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, जिस बंदे को ये चार चीजें हाईलाइट करनी आ जाए ना, वो कमाल है। तो बस ये चार चीजें हाईलाइट करनी हमें आनी चाहिए कि प्री रजिस्ट्रेशन मिली, शेयर मिले, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सकें, आज के बाद वो शेयर बेच सकते हैं, लेकिन बेचे नहीं। बेचे हमने किस दिन जाके? ऑन 30 मई। आप बता दें जी, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाएगा, या आप बता दें शेयर्स बेच रहे हैं ना और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद बेच रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद अगर शेयर बेचें, वैसे सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं। देखिए आपके साथ वाले का ना बता के गुजारा नहीं चलता। नबी जन्नत दिखाते नहीं थे, इतना बोलते थे कि लोगों को यकीन आ जाता था। अच्छा चलें, बहरहाल हम तो इतना बोल नहीं सके, शायद इसलिए आपको अभी तक यकीन नहीं आया चीज़ों पे। किधर है एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाला? इसलिए कहते हैं रोजाना घरों में जन्नत जहन्नुम को बोलना चाहिए। और साथ लगे डराने की बातें कर रहे हो तो उसे को यही तो बातें करनी है, जन्नत की भी करें, दोज़ख भी। जल्दी जल्दी बताएं यार, बता। पेज नंबर 100। हाँ बिल्कुल, ये लोग सही पहुंचे हैं। पेज नंबर 100। तो हमारा सवाल किस टाइप का है? हमने ये सिनेरियो नंबर पेज 100 पे सिनेरियो नंबर 3 है। प्री रजिस्ट्रेशन खरीदी, क्या खरीदे? शेयर। और शेयर ही क्या जो बेच ना सके। इसके बाद क्या रिलीज हो गई? अब रजिस्ट्रेशन रिलीज होने के बाद जब कभी शेयर बेचेंगे तो किस साइड में इनकम जाएगी? कैपिटल गेन। मे बी नॉर्मल रेजिम, मे बी सेपरेट ब्लॉक।
सो इफ आई कम बैक टू माय क्वेश्चन एंड योर्स क्वेश्चन एज वेल, तो मैंने किसी शेयर से जान छुड़ा ली है, लेकिन हजरात सारे शेयर से जान नहीं छुड़ाई। कितने शेयर से जान छुड़ाई है? आधे शेयर से जान छुड़ाई। और किस एतबार से बेचे हैं? 135 पर शेयर। तो ये सैलरी का कोई डाटा रह गया? सैलरी के डाटे के लिए मैं देख लेता हूँ जगह कितनी छोड़नी है। इंटरेस्ट फ्री लोन है, एक लीविंग कैशमेंट है, ये तो न्यूमेरिकल कैंट पे माइनस होता है। 2 लाइनें छोड़ देता हूँ, 2-3 लाइनें छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगली हेडिंग मैं देने लगा हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अंदर उतरता जा रहा है न्यूमेरिकल, ऐसे मजा आ रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, किसी ने टाइम निकाल के आए ज्यादा। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रेजिम में डालें, सेपरेट ब्लॉक में डालें? आप कोई नॉर्मल रेजिम बोला तो जूता उतरेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कौन सा जी? सेपरेट ब्लॉक। और फॉर्मूला माशाल्लाह आप हजरात को मेरे से ज्यादा अच्छा आता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट, वेयर कॉस्ट इज सम ऑफ A, B and C, where A is the cost of share, B is the cost of। और यार इनकम फ्रॉम सैलरी, पता नहीं बच्चे क्या समझ रहे हैं कि सैलरी, इनकम सैलरी से मुराद ये सारी। और नहीं यार, इनकम सैलरी से मुराद पिछले फार्मूले में जो फिगर आई थी इनकम फ्रॉम सैलरी की, इस वाले फार्मूले में। पता नहीं कुछ लोग बच्चे पूछ रहे हैं ग्रुप से मैसेज करके, इनकम सैलरी सर कौन सी वाली? इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी? और नहीं यार, खुदा का खौफ करो, पता नहीं कितनी हैवी फिगर आपने। इनकम फ्रॉम सैलरी उसी एडजस्टमेंट वाली जो इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम सैलरी में कितना जा चुका है? 1,95,000। अच्छा जी, कंसिडरेशन रिसीव्ड क्वांटिटी बताएं? 5,000 शेयर, सारे नहीं बेचे। मल्टीप्लाइड बाय 130 और भाईजान कितने? कौन सा चैप्टर है? 19। 135 पर शेयर। क्या जवाब आ गया? 6,75,000। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर 1050,000 और 1,75,000 और 195,000। और जिसको तकलीफ हो रही है, नहीं सॉरी, मैं मुझसे निकल गया। और जिसको मसला हो रहा है वो सब्र कर जाए। इसके टोटल कराएं 1420। अच्छा हजरात, ये ऊपर सेल प्राइस 5,000 शेयर्स की पड़ी हुई है और कॉस्ट नीचे हमने 10,000 की डाल दी है। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि इसको फौरन कन्वर्ट कर लें। अगर ये 10,000 शेयर्स की है तो बताओ 5,000 शेयर्स की क्या बनती है? बजाय के पागलों की तरह इन तीनों को अलग अलग करें, एक ही दफा अक्लमंदों की तरह। कोई कहे यार घर का किराया कितना है? 1,000 रुपया। यार साल का किराया कितना है? 1,000 पागल ही होए, अकलमंद 1,000 ज़रा 12। तो मतलब तीनों को तोड़ो तोड़ो की बजाय सबको जमा करें और थोड़ो थोड़ो एक ही दफा कर दें, एक ही दफा कर दें। तो थोड़ी 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 और खड़े तोड़े। यार चढ़े, आप लोग बताएं। 7 लाख टूटा। अच्छा जी, 7 लाख। अब ये कितनों की आ गई? ये 10,000 की थी, ये कितनों की आ गई? 5,000 शेयर्स बिक गए और जेब में कितने पड़े रह गए? लेकिन इनको भी ऊपर ऊपर रखिएगा। अब कितने पड़े रह गए? और 5,000 बिक गए। लॉस आया, लॉसा आया है। लॉसा कितना? 35,000। क्या 2 सब्जेक्ट की फीस नहीं है आपकी? लॉसा कहाँ है? लॉसी है छोटी सी। 35,000 का क्या आया आपको जी? नुकसान आया। 35,000 का नुकसान आया। तो मटेरियलिटी लेवल अपना बढ़ाएं आप। छोटा सा लॉस आया 35,000 का। किस पे आया लॉस? शेयर्स पे नहीं आया, सिक्योरिटीज पे आया है। चलें शेयर्स ही कहते हैं वैसे, इन्हें बोलने भी नहीं देते अब तो हमें क्लास में। अच्छा जी, कौन सा चैप्टर है कैपिटल गेन का? ओए होए 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 होए, पेज नंबर 223 पे आए। होए 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 होए, पेज नंबर 223 पे पॉइंट 5 लेवल अपना चेक करें। आप साथ साथ घर में भी ये कर रहे थे। पेज नंबर 223 पे पॉइंट नंबर 5, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। लग रहा है सब कुछ आज पढ़ा हुआ है आपने सारा। अच्छा, आज आपको पता चल रहा है कि आपको क्या क्या पता था? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन करंट ईयर, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर shall be set off only against the gain from। अगर इस साल कोई सिक्योरिटी हुई तो लॉस को उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? अगर लॉस ना माइनस हो सका इस साल तो ये अगले 3 साल तक क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
अब मोहतरम आप हजरात अपने घर से सवाल पढ़ के आए हैं, मैं कसम से अपने घर से सवाल पढ़ के आया हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मैं अपने घर से सवाल पढ़ के आया हूँ। तो आपको पता है नीचे और कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप भी पढ़ के आए हैं अपने घर से? चुप्पे मारे बंदा, तो आप अपने घर से पढ़ के आए हैं? हद होगी यार। अच्छा आप पढ़ के आए हैं अपने घर से, मैं भी अपने घर से पढ़ के आया हूँ। तो सवाल जब अब घर में आप लोग पढ़े थे और मैं अपने घर में पढ़ा था, तो एक फीलिंग हो रही थी, चांद को देख रहे थे हम दोनों, तो फीलिंग आ रही थी एक। तो वो जो सवाल जब हम घरों में पढ़ रहे थे तो वहां और कोई सिक्योरिटीज मिली किसी को? तो 100 गवाह मौजूद हैं कि कोई सिक्योरिटी और नहीं है। तो बता दें फिर इस लॉस को क्या करें? टू बी कैरिड फॉरवर्ड, टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इसके साथ लिख दें टू बी कैरिड फॉरवर्ड। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल 2023 कर लें, टिल 2023। 20 तो हमारा साल है ना, 21, 22, 23, इसको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जी, ये लिख लें। कैसे पता चला 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? अगर सिक्योरिटीज में क्या आ जाए, लॉस आ जाए, तो इस साल से उधर ही रख, इस साल सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस साल अगर और कोई सिक्योरिटीज नहीं है तो फिर इस लॉस को अगले 3 साल सिक्योरिटीज का गेन आने का इंतजार करेंगे, शायद वो आ ही जाए। अगर अगले 3 साल में सिक्योरिटीज का गेन आ गया जिसका इंतजार था, तो फिर इस लॉस को माइनस कर लेंगे। वैसे भी लॉस ही है इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अगले 3 सालों में, हमें कौन सा लॉस आया पड़े। ले आए कैमरा, अल्लाह करे आज ज्यादा सवाल हो जाए। पॉइंट नंबर 2 गाइस, बोले 2, पॉइंट नंबर 2 और यकम जुलाई 2019। अच्छा मुझे यार बताएं, ये 30 मई 2020, ये भी तो टैक्स ईयर 2020 ही था ना, तो इसलिए मैंने 2020 के न्यूमेरिकल में दोनों कैलकुलेशंस कर दी हैं, सैलरी वाली भी कर दी है, कैपिटल गेन वाली भी कर दी है। जिस शहजादे को ज्यादा मसला हो रहा है ना, जिसको ज्यादा मसला हो रहा है, तो यकम जुलाई को मैंने राइट बाय किया था और 30 सितंबर, वो जो डायग्राम हम बनाते थे, 30 सितंबर को मैंने शेयर बाय किए थे, कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन वाले, और 31 दिसंबर को मेरी रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई थी और इस दिन मैंने शेयर्स बेच दिए थे। इन्हीं 4 इवेंट्स को मैंने हाईलाइट किया था। तो क्योंकि ऑप्शन बाय की थी, कुछ नहीं करना, और रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर हैं, कुछ नहीं। और चाचा देख इधर, चाचा प्लीज खुदा के लिए क्लास में डंडे बराबर आए होते हो। तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई थी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ, और इन द एंड जब शेयर्स बिक गए तो इनकम फ्रॉम। तो ये हम वर्किंग में करते थे, लेकिन आज हमने सवाल के फेस पे कर दिया, वर्किंग्स में किया लेकिन डायग्राम बना के नहीं किया। ओके, तो आज के बाद ये बोंगी मारना बंद, पढ़ने का मूड ही नहीं आया। ओ लो, अच्छा कौन सा सफ़ा है? 388। चलें जी अगली एडजस्टमेंट पढ़ें। ऑन यकम में 2019, यकम में 2019 को सगीर ऑब्टेन्ड, और थले देख लो ना, सगीर ऑब्टेन्ड क्या लिखा है आगे? एन इंटरेस्ट, यकम जुलाई 19 साल के पहले दिन, सगीर ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम KI। लोन 10 लाख से ज्यादा है। ये 7 वाला कह रहा होता है ये क्या बातें कर रहे हैं सर, 10 लाख से ज्यादा है, और आप हंस रहे होते हैं यार क्या है यार, ये पढ़ता भी कोई नहीं, तो पता नहीं चला 10 लाख से ज्यादा है, तो क्या चक्कर है? सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करें, किनको ये बात याद नहीं आई 10 लाख वाली, हाथ खड़ा करें, सच्ची सच्ची कुछ नहीं होता यार, हाथ खड़ा करें। ओ यार आवेगा वही बिगड़ा हुआ है, मैं समझा सिर्फ में आई। ओके, कहाँ है 10 लाख वाली बात? यार बता दें 10 लाख वाली बात का है, जितना टाइम ना जाया क्या करें, दूसरी क्लासों वाले इस तरह नहीं करते, उनकी फिंगर टिप्स पे सफे नंबर होते हैं यार, पेज 89, कभी आगे देखें दूसरी क्लास में। अच्छा जी, मैं गुलबर्ग वाली बात कर रहा हूँ। However, nothing will be added in salary income if loan is up to 10 लाख। देखिए ना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 10 लाख तक लोन देना, तो पेज 89 फरमाता था, एक कायदे आज़म फरमाते थे, पेज 89 फरमाता है, तो पेज 89 फरमाता था कि 10 लाख तक अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे दे तो सैलरी में कुछ भी ऐड। लेकिन ये लोन तो माशाल्लाह वाह है, कितना है? 15 लाख। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितना लोन दिया? 15 लाख। इन एक्सचेंज, बदले में फॉर विच, जिसके बदले में ही सगीर एग्रीड, सगीर मान गया टू वेव द इंटरेस्ट रिसीवेबल। यार एक जरा बात सुने, सगीर ने जो उधार लिया है पता क्या मैं बोल रहा हूं, इस वजह से बोल रहा हूं, सगीर ने जो उधार 15 लाख का, फूल झड़े मुंह से, लिया है, सगीर ने जो उधार 15 लाख का, उसके बदले इंटरेस्ट देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया। नंबर 1, एम्प्लॉयर बड़ा सखी था, उसने इंटरेस्ट माफ कर दिया। हमने पढ़ा था जब भी इंटरेस्ट माफ हो जाएगा
तो इंटरेस्ट माफ होने की सूरत में, तो नहीं यार ये क्या लोग हैं और कहां से आते हैं, हाई और ऑफ छोड़ें, आप लोग इधर देखें। जब भी इंटरेस्ट फ्री लोन होगा तो एम्प्लॉय खुश होगा, कोई हायर लोअर का चक्कर नहीं, 10% लोन के ऊपर लगाएंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। जाने दो, कोई नहीं यार, भूल जाता इंसान है यार, तो ये तो दिल पे ले जाता है यार, वैसे लेना चाहिए था दिल पे। अच्छा तो बोले लोन किसने लिया, सगीर ने। मैं पहली लाइन पढ़ा, आप आगे जा रहे हैं। लोन किसने लिया पहली लाइन में, कितना लोन लिया, 10 लाख से ज्यादा। कितना लोन लिया, 10, और लॉ की लैंग्वेज में बोलना करे, कितना लोन लिया, 10 लाख से ज्यादा। और कौन सा लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। इस बात का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट माफ कर दिया और एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। और जनरल रूल ये है कि अगर लोन जो है इंटरेस्ट फ्री हो तो सैलरी में कितना ऐड होता है, 10%। तो एम्प्लॉयर बड़ा सखी निकला। बदले में सखावत वैसे किसने शो की है, एम्प्लॉयर ने। बदले में सगीर बोला, सगीर चुप कर जा, नहीं मैं बोलूंगा। सगीर बोला अबे मैं भी माफ करता हूं इंटरेस्ट रिसीवेबल। मैं क्या माफ करता हूं, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस मेंटेन्ड विद एम्प्लॉयर। आपको पता है सगीर की एक बास्केट भी पड़ी हुई है एम्प्लॉयर के पास जिसमें प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं, वो ऊपर प्रोविडेंट फंड भी आ रहा है। बदले में सगीर कहता है मैंने भी जा तुझे इंटरेस्ट माफ किया। क्या मैंने तुझे इंटरेस्ट माफ किया, वेव द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन हिज प्रोविडेंट फंड। अब मोहतरम शायद दो सखी मिल गए आपस में। एम्प्लॉयर ने क्या माफ किया, लोन पर इंटरेस्ट। सगीर ने बदले में जो सगीर का डिपॉजिट पड़ा हुआ था, इसे लोन नहीं कहते, जो सगीर का डिपॉजिट पैसा पड़ा हुआ था एम्प्लॉयर के पास प्रोविडेंट फंड की बास्केट में, उस पे सगीर ने कहा मैं इंटरेस्ट नहीं लेता। तो एक तरफ एम्प्लॉयर ने उधार देते हुए कहा मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, दूसरी तरफ सगीर का पैसा एम्प्लॉयर के पास पड़ा होता, सगीर ने बदले में कहा मैं, एक्सचेंज क्लॉज लिखा हुआ है, सगीर ने बदले में कहा मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन प्रोविडेंट फंड वाज 8%। वैसे इंटरेस्ट जो प्रोविडेंट फंड पे बनता था ना वो 8% बनता था, लेकिन सगीर ने कहा नहीं यार, असल में प्रोविडेंट फंड के पैसे ना किसी बैंक में आपने रखवाए होते हैं, वहां से इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो बास्केट एम्प्लॉयर ने अपने पास नहीं रखी होती। तो प्रोविडेंट फंड की बास्केट से इंटरेस्ट आ रहा था 8%। और बेंचमार्क रेट तो यार आपको पता है, वो तो याद करने की जरूरत नहीं, बेंचमार्क रेट कितना है, 10%। अब ना यार परसेंटेजेस का डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ऐसी कोई लाइन लॉ में नहीं लिखी हुई। लॉ में बस एक लाइन लिखी हुई है पेज 89 पे, however nothing will be added in salary if इंटरेस्ट बेनिफिट आ रहा है एम्प्लॉय को, बिकॉज एम्प्लॉय ने माफ कर दिया इंटरेस्ट किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय ने माफ किसको कर दिया, इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को, किस बैलेंस पे। अब अगर देखने में सोचे ना तो थोड़ा सा डीप डाउन जाए तो ऐसे जहन में दिल में बात आ रही है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना था 10%, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट देना था, उसे वो माफ हो गया। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट देना था प्रोविडेंट फंड वाले पे 8%, एम्प्लॉय ने वो माफ कर दिया, तो शायद एम्प्लॉय को कुछ 2% का फायदा हो रहा है कि 10% इंटरेस्ट, वो 8% आने वाला छोड़ है, 10% देने वाला छोड़ है, तो शायद 2% का जो है वो फायदा हो रहा है। बल्कि ऐसी सूरत में 2% का सोचिए फायदा एम्प्लॉय को हो रहा है, एम्प्लॉयर को हो रहा है। जरा सोचें, एम्प्लॉय 10% देगा नहीं और एम्प्लॉयर 8% इंटरेस्ट लेगा नहीं, तो सोचें फायदा एम्प्लॉय को हो रहा है, एम्प्लॉयर को हो रहा है। तो फायदा जो हो रहा है वो जिस मर्जी को पेपर में हो, चाहे एम्प्लॉय को हो चाहे एम्प्लॉयर को, आपने परसेंटेज से खेलना ही नहीं। आसान बात हो जाएगी पेपर में या कॉम्प्लिकेटेड, आसान बात हो गई, क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है सवाल में, however nothing will be added in salary, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट माफ कर दें। अब कोई किसी और रेट पे माफ करे, कोई किसी और रेट पे माफ करे, इस बात से परेशान होने की जरूरत है और कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत है, या छोड़े परे सब माफ, सब माफ। तो किस वजह से माफ हो रहे हैं, बस ये बता दें, 8 और 10% के चक्कर में ना पड़े, किस वजह से मैं इंटरेस्ट बेनिफिट को सैलरी में ऐड करने से रोक दूं। क्योंकि वैसे तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट नहीं दे रहा और एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय भी तो बदले में क्या माफ कर रहे हैं। तो लिखें, परसेंटेज डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी लिखें, परसेंटेज डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, बस एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट माफ कर दिया, बस एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं करेंगे, नथिंग का लफ्ज लिखा हुआ था, बस एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट माफ कर दिया, अब सैलरी में कुछ ऐड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर ने तो किया ही हुआ है, वो तो मुझे पता है,
बदले में किसने माफ किया? एम्प्लॉय ने। पहले किसने माफ किया? एम्प्लॉयर ने। कितने लाख पे? 15 लाख पे। बदले में किसने माफ कर दिया? तो आपको याद है मैंने कहा था 2 सखी मिल जाए तो कमिश्नर भी सखावत शो करते हैं। ये बात कितने लोगों को याद है? 2 सखी मिल जाए कमिश्नर भी सखावत शो करता है। तो सखावत के नाम से आपको याद आ गया। सखावत बाजी होती है, भाई होता है? दोनों ही होते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन ये नॉट टैक्सेबल। ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं टैक्सेबल होगा? क्योंकि बदले में एम्प्लॉय भी तो उसे माफ करे इंटरेस्ट। हाँ, अमाउंट सेम ना भी हो कोई मसला नहीं। भाई कह रहे हैं हो सकता है सवाल में अमाउंट दी होती 15 लाख, एम्प्लॉयर ने लोन दिया और इसकी बास्केट में 10 लाख पड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अमाउंट्स और परसेंटेज के चक्कर में पड़ना ही नहीं, बस जब सखावत शो करते सब माफ, क्योंकि ऐसी प्रोविजन के लॉ में नहीं लिखी हुई। नथिंग का लफ्ज लिखा हुआ उधर बस। आ जाओ भाई आगे। चलो यार कोई मसला नहीं, हल्का फुल्का कभी कोई पॉइंट पेपर में टफ टाइम देते हैं। हमने 19 नंबर पूरे नहीं लेने होते, लेकिन फिर भी कवर हो गया, समझ आ गया। ये बता दें यार, ही रिसीव्ड अ लीव इनकैशमेंट ऑफ 1 लाख रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। बस ये सैलरी में ऐड करना है यार। वो लीव इनकैशमेंट माफ थी एक जगह, बताएं कौन सा सफा है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माफ है। कौन सा सफा है? कोई नजर मार के बता दे। पेज नंबर 105 पे एक लीव इनकैशमेंट माफ है, लेकिन वो सिर्फ किसको माफ है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो लीव इनकैशमेंट इसके लिए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। क्या आ गया जी? ओ यार बता दें। आगे यार ना पड़े, आगे सैलरी का डेटा नहीं है तो मुझे टोटल करा दें। असल में सैलरी का डेटा चल रहा था, चलते चलते बीच में कैपिटल गेन भी एक आ गया था, वो हमें अलग से डालना पड़ा, वरना सैलरी चल रहा था अभी तो हमारा। 404500। चले यार न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाएं, क्योंकि ना मैं वर्किंग 1 और 2 में डालने लगा हूँ। वर्किंग 3 मैंने शुरू करनी है। समझ आ गई ना? मिस्टर सगीर, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन। जी बोले टैक्स है 2020। बताएं जी इनकम फ्रॉम सैलरी। वर्किंग नंबर 1 404500। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। वर्किंग नंबर 2 क्या लिखूं यार? सिक्योरिटीज का लॉस अगले 3 साल के सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस करना है, या इस साल की सैलरी में से माइनस कर दूं? ये गलती से कहीं इधर नेगेटिव में ना लिख दीजिएगा। इसका तरीका आज पहली दफा देखें, आप यहाँ पे डैश डाल दिया करेंगे, यार मसला हो जाएगा ना, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ बताएं क्या होगी? सिक्योरिटीज पे क्या आया है? लॉस। अभी असूल क्या पढ़ाया था आपको मैंने? सिक्योरिटीज का लॉस इस साल के सिक्योरिटी के गेन में से माइनस करने की कोशिश करो। अगर ना हो सके तो अगले 3 साल के यानी 2021 के न्यूमेरिकल में इसको सिक्योरिटी से गेन में से माइनस करने की कोशिश करो। अब अगर इधर मैं नेगेटिव में लिखता हूं तो मसला क्या होता है? सैलरी में से माइनस हो जाता है। तो सैलरी में से माइनस करने की इजाजत है या नहीं है? तो ये आज एक नई बात आपने देखी, इसको जरा डिटेन रखना है। अब मुझे डैश लिखना पड़ेगा। अगर लिख दिया तो नुकसान क्या होगा? सिक्योरिटीज का लॉस। और वैसे अजीब सी बात है ना, सेपरेट ब्लॉक का लॉस नॉर्मल रिजीम के गेन में से माइनस हो। सेपरेट ब्लॉक के तो रेट ही अलग होने हैं, तो इसलिए फिर इसको नेगेटिव में नहीं लिखना आपने। अब नीचे से सेपरेट ब्लॉक माइनस भी नहीं करनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं सेपरेट ब्लॉक में। आगे आ जाए। ड्यूरिंग अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2020। सॉरी यार, ये तो मैंने छोड़ दिया ना पॉइंट 1,60,000। ये कल क्या बताया था? इसको क्या करना है? एंड पे माइनस करना है। परसों बताया था इसको एंड पे माइनस करना है। अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2020। ऑन 15 जनवरी 2020 he sold his house situated in कराची फॉर रुपीज 15 मिलियन। इसने घर कहाँ बेच दिया? घर कौन सा बेच दिया? कराची वाला। कितने में? कितने का खरीदा था? 14 मिलियन का। यार ये हाईलाइट कर लें, सोल्ड हिज हाउस, ठीक है। बाकी फिगर्स को छोड़ें। कॉस्ट पता है आपको? जी। सेल प्राइस पता है? जी। डेट ऑफ परचेज पता है? जी। डेट ऑफ सेल पता है? जी। बस ये 4 चीजें छोड़ें, बस इवेंट हाईलाइट कर लें। क्या? सोल्ड हाउस। आगे चलें। ऑन 25 दिसंबर 2020, यार ये दोनों हमारे साल में है। 15 जनवरी 2020 भी नहीं, 15 जनवरी 2020 तो हमारे साल में है ना, 15 जनवरी 2020। और 25 दिसंबर 2020 जो है, 25 दिसंबर 2000 ही सोल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट इन फैसलाबाद फॉर 18 मिलियन। द प्लॉट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर इन 2014। एक मिनट क्या
फेयर मार्केट वैल्यू प्लॉट द टाइम ऑफ नेट। यार ये सवाल गलत है, ओ भाई ये सवाल गलत है यार, सवाल गलत है। 25 दिसंबर 20 को इसने प्लॉट बेचा है यार, ये तो हमारे साल से अगले साल बेचा है, तो ये तो इस एडजस्टमेंट को हम पेपर, अगर पेपर में आ जाए ये पास, ये मेरे से एक टाइपिंग एरर हुई है का मसला हुआ है, अगर पेपर में ये आ जाए तो पेपर में तो हम ये नोट डाल के आएंगे कि ये तो अगले साल की सेल है। हाँ हाँ इग्नोर करेंगे, पेपर में ये नोट डाल के आएंगे ये अगले साल की सेल है, तो इस टाइपिंग एरर, इसको 25 दिसंबर 2019 करें। यार समझे बात को, बताएं हमारा ईयर एंड क्या है? 23 जून 20 और बेचा कब? 25 दिसंबर 20। अगर मैं सवाल को इसी तरह रहने दूं जैसे मैंने बुक में टाइप किया हुआ है पेज 388 पे, अगर मैं सवाल को इसी तरह रहने दूं आपके कहने पे, चलें रहने देता हूं, तो अब बता दें जी सेल कब हो रहा है, 30 जून 20 से पहले या 30 जून 20 के भी काफी दिन बाद? तो मोहतरम ये तो टैक्स 2021 में बिक रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस एडजस्टमेंट को मैं इसी तरह पढ़ा रहने दूं तो इसी तरह पढ़ा रहने देता हूं, कोई हर्ज नहीं। अगर इस तरह पढ़ा रहने दूं तो फिर मैं नोट देके आ जाऊंगा, आई हैव सोल्ड दिस हाउस आफ्टर ईयर एंड, देयरफॉर हमारे साल के न्यूमेरिकल में इसका कुछ नहीं करना। लेकिन मेरा ये मशवरा यार छोड़े पड़े, हमारे साल के न्यूमेरिकल में मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, इसकी पॉइंट डला हुआ है, इसको काट के ना सवाल सही कर लें। 25 दिसंबर 2019 और कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, आज के बाद आप डेट सोर से पढ़ा करेंगे, और कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। और वरना मुझे यकीन है आपकी क्लास में मैंने पढ़ा के भी चले जाना था और 90% बच्चों ने कहना था यार जबरदस्त हो गया, समझ आ गई बात की, हालांकि बेचा अगले साल हुआ है। और 25 दिसंबर 2019 ये पहली क्लास है, 1 जुलाई से 30 जून वाली, ये पहली क्लास ही जान ले लेती है बंदे की, ये 1 जुलाई से 30 जून पता ही नहीं चलता कौन सा है। और 25 दिसंबर 2019, अब बता दें कौन सा टैक्स ईयर है? हमारा टैक्स ईयर 2020 है। On 25 December 2019, he sold a residential plot in Faisalabad. Sold a plot in Faisalabad. Clear? Sold a plot in. ऊपर क्या है? Sold a house in Karachi. नीचे क्या है? Sold a ₹4 प्लॉट वाले से मिला था किस साल? Fair value of the plot at the time of inheritance was. यार ये तो अब assumed cost होगी ना, ये assumed cost होगी, क्योंकि जो चीज हमें किस में मिले, इनहेरिटेंस में मिले या गिफ्ट में मिले, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? एट द टाइम ऑफ, आप बोल नहीं रहे। अच्छा अब बता दें सोल्ड हाउस और सोल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट, हाईलाइट किया हुआ, सोल्ड हाउस और सोल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट किस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में सोल्ड रेजिडेंशियल हाउस भी गिरता है और सोल्ड प्लॉट भी गिरता है, क्योंकि पेज नंबर 221 पे ये लिखा हुआ है, गेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ shall be calculated in accordance with following rate। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये देखें मैंने लिखा हुआ है यार, हाउस, आप लोगों की क्लास में लिखा था हाउस सोल्ड और प्लॉट सोल्ड, तो ये कहां करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्लियर? अब हजरात हमारी कौन सी वर्किंग बन रही है? वर्किंग 3। तो मोहतरम वर्किंग 3 मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं करा, मैं वर्किंग 3 इधर ही कर रहा हूं क्योंकि मैंने कल इसको यूज करना है। तो वर्किंग 3 अपने रजिस्टर के ऊपर जी नोट करें, वर्किंग 3 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कौन सा ब्लॉक? डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या किराए पे देना ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले कौन सा घर है यार? कराची वाला है लाहौर वाला है? कराची वाला पहले, कराची वाला है यार। कितने का बेचा है? कंसिडरेशन बताएं। 15 लाख। ओहो 15 मिलियन लेवल है यार, 15 मिलियन। अच्छा कॉस्ट बताएं। 14 मिलियन। यार कैलकुलेटर के बगैर बताएं कितना गेन आ रहा है? 1 मिलियन। जरा होल्ड ऑन सबर कर जाए, 1 मिलियन। अच्छा होल्डिंग पीरियड बताएं, होल्डिंग पीरियड बताएं। 25 दिसंबर 18, 25 दिसंबर 18 और 25 दिसंबर इसमें ना टैक्स ईयर नहीं देखना, टैक्स ईयर को इग्नोर करके 25 दिसंबर 18 छोड़े 25 दिसंबर 18, 25 दिसंबर 19, ये हो गया 1 साल। और फिर कोई 5-6 दिन जो है वो उस साल के और 15 दिन आगे, वो 1 साल 20 दिन बन रहा है, तकरीबन इतने बन रहे ना, 1 साल 20 दिन। तो मोहतरम 1 साल 20 दिन, 1 साल 20 दिन, where holding period exceed 1 साल but does not exceed, gain will be multiplied by 3 by, अभी टैक्स ना निकलवाइएगा, वो कल निकालेंगे, आज मुझे सिर्फ गेन निकलवा दें, आज सिर्फ मुझे टैक्स कल निकाल लेंगे। मैं भी वर्किंग में सिर्फ क्या निकालूं? गेन। टैक्स कल निकालेंगे, टैक्स कल आपने याद कराना है, टैक्स इसका कल निकालेंगे। यार किधर है क्या सवाल? ये बोलें जी,
इंटू 3/4, नहीं 75% ना करें, वो 75% वो वाले से मिक्स कर देंगे जो पहले सफे पे लिखा होता है ये प्राइवेट कंपनी के शेयर जब वो नहीं है, इंटू 3/4 करना पड़ सकता है, इंटू 1/4 करना पड़ सकता है, इंटू 1/2 करना पड़ सकता है, इंटू 3/4। क्या जवाब आ गया? 7,50,000। अच्छा जी, आगे बड़ा मजे का यार, आगे बहुत अटेंटिवली सुन लिया आपने। आगे, ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन फैसलाबाद फॉर 18 मिलियन, और खरीदा था 7 मिलियन का, खरीदा था 14 में, बेचा 19 में, 15, 16, 17, 18, 19 गिनने की जरूरत भी नहीं, 5 साल सीधे सीधे बन रहे हैं। 5 साल बाद बेचा है 0.5। मैं पेज किस पे हूं? 221 पे। तो मोहतरम, वेयर होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन, मेरे ख्याल से गेन ही निकालने की जरूरत नहीं है गेन ही निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेन कितना है असल में, 4 साल रख के बेचा है ना, तो लॉ मेकर कहते हैं कोई टैक्स नहीं, गेन ही नहीं, तो फिर गेन पे टैक्स क्या लगाना है? कल इंशाल्लाह इस पे टैक्स भी नहीं लगाएंगे, लेकिन फिलहाल गेन बता दें कितना है इसका, क्योंकि होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा है। तो क्या लिख लो इस वर्किंग पे जो कल यूज करनी है आगे इंशाल्लाह हमने? कराची या लाहौर? नहीं यार, अच्छा चलो फैसलाबाद वाले भी हैं यार, माशाल्लाह ऑनलाइन में भी हैं फैसलाबाद वाले अच्छे बच्चे। अच्छा, होल्डिंग पीरियड ग्रेटर देन 4, गेन कितना आ गया? आप बता दें जी। वैसे यार इसका टोटल नहीं करना, टोटल मैं मशवरा दूंगा इसलिए नहीं करना कि हाँ बस ठीक है, चलें कर दें 750,000। छोड़ें, कल डिस्कस करेंगे। क्लास खत्म।